नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, ये आपका आपातकाल की तीसरी वीडियो है। ठीक, थर्ड वीडियो है आपातकाल की। इसमें ये पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, मतलब क्यों इसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है और ये इसकी क्यों आवश्यकता होती है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि अपना अनुच्छेद 355 में। ठीक है, 355 में ये कहा गया है कि राज्य जो होगा, राज्य मतलब स्टेट जो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये स्टेट, ठीक है ना, स्टेट जो होंगे वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब इनकी बाउंडेशन लगाई गई है कि संविधान जो है उनका जितनी भी कार्य प्रणाली होगी वो सबके सब संविधान के अनुसार ही होगी। ठीक है, अब ये जो कर्तव्य है, ठीक है, इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए ये जो बोला गया है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करेगा, इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 केंद्र को, मतलब सेंट्रल को, यह शक्ति देता है कि यदि राज्य स्टेट संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वह राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है। बस ये राष्ट्रपति शासन का जो मूल है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप चीजों को समझ सकते हो, बस वो यही है कि एक सिंगल पॉइंट ये होना चाहिए कि यदि कोई स्टेट आपका संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार वो काम नहीं कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल के पास पावर होती है कि वो क्या नाम है, राष्ट्रपति से कहे, राष्ट्रपति से कहकर, और राष्ट्रपति उसको सारी की सारी राज्य की जो पावर होती है, राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ठीक है, अब इसे 3 नामों से जाना जाता है। जैसे पहला नाम है राष्ट्रपति शासन, दूसरा नाम है राज्य आपातकाल और तीसरा नाम है संवैधानिक आपातकाल। ये तीनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब ये लगता कैसे है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी आपातकाल लगा सकता है। जैसे मान लीजिए राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजता है कि राष्ट्रपति को कि सर ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर इस स्टेट में जो है आपका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज चल रही है, लोगों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है और इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो मतलब यह है। और दूसरा, अगर वो राज्यपाल रिपोर्ट ना भी भेजे तो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट भेजे भी अगर राष्ट्रपति संज्ञान लेता है, उसको दिखता है, तो राष्ट्रपति वो है वहां पर जो है आपातकाल लगा सकता है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीज है ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्क होता है, ठीक है, गैर संवैधानिक जो काम होते हैं, उन्हीं के कारण ही राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर आप ये सोचे कि राज्य में करप्शन ज्यादा पड़ गया है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, कुशासन हो रहा है, उसकी वजह से लगा सकें, तो वो ऐसा चीज नहीं होती है। पहले ये काम हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 365, देखिए अब 2 चीजें यहां देख लेना। एक तो ये आर्टिकल 356 है, ठीक है, 356 में ये कह रहा है कि अगर जो है राज्य जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा हो, ठीक है, तो ये काम होगा, तो राज्य आपातकाल लगेगा। वहीं आर्टिकल 365 क्या कह रहा है? आर्टिकल 365 कह रहा है कि जब राज्य स्टेट केंद्र का कोई निर्देश का पालन नहीं करती तब राष्ट्रपति राज्य आपातकाल लगा सकता है। कहने का मतलब राज्य में आपातकाल जो है 2 तरीके से लगता है, 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। ठीक है, ये 2 आर्टिकल जो हैं इनकी वजह से राज्य में आपातकाल लगता है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होना चाहिए, और ये कहता है कि यदि राज्य ने केंद्र का कोई निर्देश मानने से मना कर दिया हो, ठीक है, केंद्र का कोई निर्देश का मतलब ये नहीं होता कि केंद्र सरकार कुछ भी बोलेगी और राज्य मानती चली जाएगी, नहीं, मतलब जो संविधान में चीजें लिखी गई हैं और जो निर्देश, जैसे यदि केंद्र जो है वो ये कहता है कि ठीक है, आपके स्टेट से जो हमारी रेलवे जाएगी और रेलवे की जो सुरक्षा होगी वो सबके सब आप संभालेंगे, जिसकी वजह से देखिए आप जीआरपी बनती है। ठीक है, जीआरपी एक पुलिस में फोर्स है। ठीक, जब आप सब इंस्पेक्टर्स बन जाएंगे और तब आपको इसमें भी जाना आपको पड़ सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेलवे प्रोटेक्शन वो जो होती है, तो ये जो मतलब एक तरीके से राज्य की ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है।
तो ये क्या काम करती है, ये मतलब ये होता है कि रेलवे जो है वो किसकी है, रेलवे किसके अंडर आती है, वो आती है आपकी केंद्र के। अगर ये राज्य कह दे कि नहीं हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ठीक है। और रेलवे जो होती है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे देश का पूरा वो वेन्स है, मतलब एक तरीके से नसें हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ आपका जो है आना जाना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है ना, ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आ जाएगा कि अनुच्छेद 365 में के अनुसार राज्य जो है वो केंद्र का कोई निर्देश का पालन करने से मना कर देती है, नहीं करती है, राष्ट्रपति वहां पर राज्य आपातकाल लगा सकता है। राज्य में आपातकाल दो तरीके से लगता है, एक होता है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। अंतर सिर्फ इतना है 5 और 6 का, 356 और 365। ठीक है, इतना अंतर है। अब राष्ट्रपति शासन भाई ऐसा है कि लगा दिया तो संसद में भी तो आपको अनुमोदन कराना पड़ेगा। अनुमोदन मतलब उसकी संसद की भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये कैसे होता है, देखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि ठीक है चलो मान लिया कि 2 सदनों से लेना चाहिए, मान लो कि लोकसभा अगर विघटित हो गई, तो अगर लोकसभा का विघटन हो गया उस समय क्या होगा, तो देखिए क्या होगा कि पहले अगर मान लीजिए लोकसभा जो है विघटित हो गई तो सीधी सी बात है राज्यसभा बचेगी, तो राज्यसभा से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही अगली लोकसभा जैसे ही बनती है तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उस लोकसभा से भी आपको वो ये जो राष्ट्रपति शासन होता है, और ऐसा ही सेम होता है आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल में आपको लोकसभा से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना आप। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 3 महीने तक चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 3 महीने तक चलेगा, और 3 महीने के बाद जो है वो आपका 6 महीने करके, सॉरी ये गलती है थोड़ी सी, 6 महीने है ये। ठीक है, दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 6 महीने चलता है। ठीक है, और इसे जो है प्रत्येक 6 माह करके बढ़ाया जाता है, और मतलब मैक्स टू मैक्स जो है 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को यहां ध्यान रखना, ये 3 महीने नहीं है, 6 महीने है। मतलब एक बार जैसे दोनों सदनों से स्वीकृति मिल गई तो 6 महीने तक चलेगा। फिर उसके बाद मान लो कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई स्टेट में, तो फिर जो है संसद में आपका जो है उसके लिए लाया जाएगा कि हाँ भाई पुनर्अनुमोदन के लिए लाया जाएगा, तो फिर 6 महीने करके बढ़ाया जाएगा, और वो 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, मान लो एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया एक स्टेट में 6 महीने के लिए, फिर दूसरी बार लग गया फिर 6 महीने के लिए। अब ये जब दूसरी बार लगा, इसके बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मात्र 2 कंडीशन होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के बाद 2 परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी परिस्थितियां, वो है पहली, यदि पूरे भारत में या किसी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर घोषित हो तो उस समय चलो ठीक है, राज्यों में जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, यदि मान लीजिए चुनाव आयोग के ये कहते हैं कि राज्य में अभी चुनाव नहीं हो सकते, वहां की कंडीशन ठीक नहीं है और हम अभी वहां असमर्थ हैं कराने में। ठीक, तो यही 2 कंडीशन होती हैं जब 1 साल के बाद भी राज्य में आपातकाल लगाया आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज हटा के दोबारा चुनाव कर, अगर ये 2 कंडीशन नहीं हो रही है तो 1 साल के बाद आपको जो है हटा के दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा के लिए संसद में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तब तो बकायदा आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है, बट जब हम हटा रहे हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति एक सिंपल घोषणा करेगा कि आज से राष्ट्रपति शासन खत्म, वहां के उस स्टेट में संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? लेकिन वहीं आप राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे तो वहां पर संसद की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है हटाने में भी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं, परिणाम देख लेते हैं। पहला है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राष्ट्रपति के पास निम्न शक्तियां आ जाती हैं। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? पहली शक्ति होती है वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेती है। बिल्कुल सही बात, राष्ट्रपति जो होता है वो अपने हाथ में सारे कार्य ले लेता है और उसे राज्यपाल या अन्य किसी कार्यकारी अधिकारी की शक्ति से प्राप्त करता है। मतलब कहने का यह है कि जो स्टेट की जो पावर होती है, स्टेट का जितना भी वर्क होता है वो राज्य सरकार से राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है, और राष्ट्रपति या तो राज्यपाल से वहां का शासन करवाता है या फिर कोई अधिकारी अगर उसको लगता है, उसको कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है उससे उस स्टेट को रन करवाता है।
नेक्स्ट है आपका राज्य विधायिका की शक्तियां का प्रयोग संसद करती है। मतलब राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य की विधानसभा जो होती है, जो कानून बनाती है राज्य के लिए, उनको उनकी शक्तियों का प्रयोग अब संसद करती है। ठीक है, अब संसद कानून बनाएगी राज्य के लिए। फिर है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है या निलंबित भी कर देता है। या तो भंग कर देगा मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा वो, ठीक है, और या फिर निलंबित कर देगा, थोड़े समय के लिए निलंबित कर देगा वो, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन में आपके ये दो चीजें होती हैं कि मुख्यमंत्री और उसकी नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसको या तो भंग कर देगा या फिर निलंबित कर देगा। निलंबित का मतलब तो सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए, और भंग का मतलब होता है बर्खास्त, मतलब बिल्कुल ही आपका सरकार को खत्म कर देना। नेक्स्ट है आपका राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जिसकी मदद से राज्य का शासन चलाता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल के नाम से चलाएगा। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि राज्यपाल जो होगा वो भी राष्ट्रपति के नाम से या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसकी मदद से राज्य का शासन चलाता है। फिर उसके बाद है आपका राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य की विधानसभा जो होता है उसको विघटित कर सकता है। उसको विघटित का मतलब ये होता है कि उसको खत्म कर सकता है राज्य की विधानसभा को। ठीक है, फिर आपका संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि संसद जो होती है वो राज्य के लिए कानून बनाती है और राज्य के लिए बजट जो होता है उसको भी आपका जो है संसद पारित करती है। ठीक है, उसके बाद है आपका जब संसद का सत्रावसान हो। सत्रावसान का मतलब ये होता है कि जब संसद बैठी हुई नहीं हो। भाई संसद 12 महीने थोड़ी ना बैठती है, भाई 3 सत्र लगते हैं उनके अलग अलग। तब राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन ना लगी हो, ठीक है, तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति शासन के अवधि में संसद राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई आदेश विधि राष्ट्रपति शासन के बाद लागू नहीं होगी। मतलब यह है कि जैसे राष्ट्रपति शासन जब तक चलता रहा तब तो ठीक है, ठीक, उसके बाद मान लो राष्ट्रपति शासन हट गया तो कोई भी आदेश अगर होगा, कोई कानून होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति शासन के बाद लागू नहीं होगी उस स्टेट में। यदि उस स्टेट को लागू करना है तो बकायदा उसे अपनी राज्य की विधायिका में उसे अनुमति देनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाया संसद ने, ठीक है, उस स्टेट के लिए, बाकायदा एक स्टेट के लिए कानून बनाया। अब ये कानून जो है मान लीजिए तब तक चला जब तक राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, उसके बाद आपका जो है स्टेट जो होगा वो स्टेट की विधानसभा डिसाइड करेगी कि उस कानून को आगे रखना है या नहीं रखना है। अगर वो देखती है कि हाँ ठीक है कानून को हम नहीं रखना चाहते तो ठीक है, और अगर रखना चाहते हैं तो बाकायदा स्टेट की विधानसभा में आपको जो है एक उसको पारित करके उसको कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां का प्रयोग पंजाब में किया गया था 1951 में। ठीक है, देखिए पहले ऐसा होता था, मैं आपको बता देता हूं, पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए केंद्र में कोई सरकार चल रही है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 10 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में चुनाव होते हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही सबसे पहला काम ये करती थी कि इन 10 स्टेटों में राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, बिना किसी लीगल आपका कुछ भी, मतलब कुछ बताती नहीं थी वो। क्योंकि पहले मैंने बोला ना, हमारे संविधान में अगर अमेंडमेंट होते हैं तो ये खराब बात नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान एक जीवंत उदाहरण है चीजों को। ठीक है, कि मतलब उसको समय के अनुसार संसद बदलती रहती है। पहले देखिए कितनी बुरी स्थिति थी कि पूरा बहुमत होने के बाद, लोगों का आपका विश्वास होने के बाद भी केंद्र सरकार जो है आप पर आर्टिकल 365 या 356 में से कोई एक चीज लगा के और आपका जो है राष्ट्रपति शासन लगा देती थी वहां पे, क्योंकि वहां पर अदर पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन और इससे क्या होता था, इससे एक न्यूएंस पैदा होता था, इससे बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से लोग ये समझते थे, ठगा हुआ समझते थे अपने आपको कि हमने वोट दिया, सब कुछ मतलब पूरा संविधान से लेकर पूरा देश जो है वो हमसे है। ठीक है, तभी तो लिखते हैं हम भारत के लोग, हमारे जो प्रेम बिल है। लेकिन अब कोई केंद्र में सरकार आ रही है और राज्यों में सरकार उससे विरोधी है, तो मतलब कहने का यह है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो उसके बाद आता है आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है। संतुष्टि का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे संतुष्टि का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे
कि राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति जो होता है वो बकायदा उसको या तो राज्यपाल को रिपोर्ट भेजे, ठीक है, या फिर कोई किसी भी तरीके से अगर उसको ये पता लगता है कि राज्य में असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, तो वो जो राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है कि हाँ राज्य में वास्तव में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो न्यायिक समीक्षा के योग्य कर दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको मतलब जांच सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था। तो ये चीज जो है 44वें संविधान संशोधन से आई, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पिताजी जो हैं वो, नहीं आपके पिताजी छोड़ो, वो तो जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है ना, आपको एक मान लेते हैं कोई बुक है, ठीक है, बुक हो गई है, चलो ये तो पढ़ाई का काम है, मोटरसाइकिल हो गई, चलो ठीक है मोटरसाइकिल की बात करते हैं। दो मोटरसाइकिल की आपके घर में पहले से एक मोटरसाइकिल, आप गए उठा के, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आया, आप गए और आपने जो है सीधे सीधे मोटरसाइकिल उठा ली, ठीक है, या फिर घर में आपने झूठ बोल दिया कि ठीक है मुझे तो मोटरसाइकिल की जरूरत है और इस तरीके से, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पहले समझ लीजिए कि आपने अगर मोटरसाइकिल खरीद ली तो आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई आदमी जो है घर का सदस्य जो है वो आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब होता है तब क्या होता है, तब मतलब आपके किया हुआ कोई काम, आपने अगर मोटरसाइकिल खरीदी है तो बकायदा न्यायिक समीक्षा, मतलब उस पर पूरा के पूरा घर में लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या तुमने ये काम ठीक किया, क्या ऐसी कंडीशन थी, क्या वास्तव में तुम्हारी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आ गई थी जो तुमने नई मोटरसाइकिल ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यही होती है न्यायिक समीक्षा, मतलब संतुष्टि उस पार्टिकुलर आदमी की जिसने मोटरसाइकिल खरीदी है, ठीक है ना, क्या उसकी संतुष्टि ठीक थी, क्या वास्तव में ऐसी कंडीशन थी, ये आपका न्यायिक समीक्षा में आ जाता है। इससे पहले ये नहीं था, तभी सरकारें गिरती रहती थी। फिर उसके बाद एक और वाद आता है आपका एसआर मुंबई बनाम आपका जो है आता है केंद्र सरकार 1994 में। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, इसको जरा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया, पहले तो संतुष्टि की बात कर रहे थे हम, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि अब जो है आपने अगर राष्ट्रपति शासन लगाया है तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। आपकी संतुष्टि नहीं देखी जाएगी, वो पूरा ये देखा जाएगा क्या वास्तव में ऐसी कंडीशन थी जो आपने जो आपने वो करा। सेकंड, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत होनी चाहिए। देखो आ गया वही पॉइंट, तर्कसंगत मतलब एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में क्या जरूरी था उस टाइम पे, या उससे हटा जा सकता था, कहीं कोई द्वेष की भावना तो नहीं थी, कहीं पार्टी विरोधी भावना तो नहीं थी, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो बकायदा इस वाद में बोली गई। थर्ड पॉइंट बोला गया कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तर्कसंगत कारण बताना पड़ेगा। बकायदा उन्होंने जो है बताना पड़ेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी केंद्र सरकार को, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो है वो अपने आप तो काम करता नहीं है। जब आपको राष्ट्रपति बताऊंगा मैं तब आपको उसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के पास पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो तो एक रबड़ स्टैंप है, या उस केंद्र सरकार आती है और उसको मोहर के रूप में यूज कर लेती है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रपति शासन की घोषणा यदि तर्कसंगत नहीं है तो राज्य सरकार को पुनः बहाल किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मान लीजिए मुद्दा जाता है और वो देखता है कि हाँ तर्कसंगत नहीं था, ये गलत तरीके से लगाया गया राष्ट्रपति शासन, तो वहां की सरकार को तुरंत एकदम बहाल किया जा सकता है, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद में अनुमति मिल जाती है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझ लेना ठीक से, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा तो 2 महीने के अंदर आपको सदन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब अगर मान लीजिए सदन से अनुमति मिल गई तब तो वहां की राज्य की विधानसभा विघटित कर दी जाएगी, मतलब वहां का विधानसभा बिल्कुल खत्म, विधायक जो भी थे सब एकदम जो है वो जीरो हो जाएंगे, आम आदमी हो जाएंगे वो। और जब तक संसद अनुमति नहीं मिलती है, जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती है तब तक राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है, मतलब ये हो गया सस्पेंशन और ये हो गया आपका टर्मिनेट। विघटित मतलब बिल्कुल टर्मिनेट कर देना। समझ में आ गया? बस इतना आप ध्यान रख लेना चीजों को। आपको मैं इतना बता देता हूं कि सवाल अगर आ गया तो बाहर नहीं जाएगा आपसे, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये छठा पॉइंट था, थोड़ा सा कंप्यूटराइज मिस्टेक है इसमें, ये छठा मिस्टेक था। इसी वाद में, एसआर मुंबई वाद में यह भी बोला गया था कि धर्मनिरपेक्षता जो है, जो सेकुलरिज्म जो है हमारे कंट्री में, सेकुलरिज्म जो है वो संविधान की मूल विशेषता, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर,
बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल ये। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है, यहां से देखिए एक वाद का आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता, ये किस वाद में कहा गया? तो एसआर बोम्बई बनाम केंद्र सरकार 1994 में यह चीज आपकी कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा जरा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या होता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल में देखें, यह केवल तब उद्घोषित किया जाता है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। ठीक है, ये इन 3 कारणों से ही ये जो है घोषित किया जाएगा। इसकी घोषणा, राष्ट्रपति शासन के बारे में बोल रहे हैं अब, इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य सरकार की संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो और इनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह ना हो। समझ गए ना? मतलब ये जो 3 कारण दिए हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह, ये कारण नहीं होते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन में कारण ये होता है कि राज्य की सरकार जो है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। सेकंड प्रोविजन है, इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी मतलब होता है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे सरकार मान लो, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती है। इनका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायिका और प्रशासनिक केंद्र को प्राप्त हो जाती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जो स्टेट होते हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब स्टेट्स जो होते हैं, इनकी जो एग्जीक्यूटिव और इनकी जो विधायिका होती है, जिनकी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, वो सब के सब केंद्र के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, मतलब इन विधायिकाओं के लिए कानून बनाएगी संसद और इनके जो सरकारों के लिए काम करती, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो काम करेगी केंद्र सरकार। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर केंद्र ही सारे के सारे निर्देश देगी और वही आपका जो है लागू होंगे। उसके बाद है, इस स्थिति में आपका ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में, राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट है, यह राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को नहीं दी जाती। मतलब यह है कि संसद जो होती है वो राज्य के विषयों पर, जैसे जो राज्य जो पहले अपने लिए कानून बनाते थे, अब वही उन्हीं विषयों पर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, तो वो जो राज्य सूची के संबंध में विषय हैं उन पर पूरी तरीके से संसद का होल्ड अप हो जाता है। फिर राष्ट्रपति शासन का थर्ड पॉइंट है, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारियों को सौंप देती है। ठीक है, संसद जो है ये कहती है, संसद मैंने बोला कि अनुमोदन हो जाएगा एक बार, तो फिर क्या होगा कि राज्य के लिए कोई नियम कानून होगा, वो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा उस स्टेट के लिए, वो आपका कानून बनाएगा। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के अनुरूप जाने जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, इनको बार बार पढ़ते रहना आप। ठीक है, इसके लिए अधिकतम समय अवधि निश्चित नहीं है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके लिए कोई निश्चित नहीं है। इसे प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक के लिए लागू किया जाता है। वहीं राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में समान संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। 5वां पॉइंट कह रहा है, राष्ट्रपति शासन, इसके अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है। इसके तहत केवल उस राज्य जहां आपातकाल लागू हो तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। मतलब पार्टिकुलर जो राज्य में जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है उसी के साथ जो है संबंध परिवर्तित होते हैं और केंद्र सरकार के हाथ में पावर्स आ जाती है। फिर है, इसकी घोषणा करने तथा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, दोनों सदनों में अलग अलग। और आपका जो है राष्ट्रपति शासन के लिए सिंपल आपके सामान्य बहुमत की आपकी आवश्यकता होगी, जो प्रेजेंट और वोटिंग, मतलब जितने लोग आए हुए हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनका 50% +1। ठीक है,
सातवां है, यह नागरिकों के मूल अधिकार को प्रभावित करता है। बिल्कुल है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद है आपका इसका राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। मतलब जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पर नागरिकों के मूल अधिकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि नोट्स तो वो बात ठीक है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन वीडियो को जरूर देखते रहना, समझ गए? क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया है। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा राष्ट्रपति शासन में राज्य के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है, ये भी पूरी तरह गलत हो गया। तो ए और बी दोनों गलत हो गए। जब मैं आपको क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा, अभी आप पूरा इसको कंप्लीट करो धीरे धीरे। जब मैं क्वेश्चन खुद बनाऊंगा ना, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तब आपको संविधान या किसी भी टॉपिक से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आठवां पॉइंट है, आठवां है कि लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, और लोकसभा जो है इसकी घोषणा को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। मैंने आपको बताया कि एक घोषणा करेगा कि हाँ आज से राष्ट्रपति शासन खत्म, तो फिर वो खत्म। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको आर्टिकल 360 में रखा गया है। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति दी गई है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति करेगा। भारत में यदि ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें देश की वित्तीय खतरा है, देश की फाइनेंशियल जो है क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो रही है, देश के पास पैसा नहीं बचा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। याद रखिएगा, आपातकाल की घोषणा किसी भी तरीके का आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य आपातकाल हो या फिर वित्तीय आपातकाल हो, घोषणा हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, इसमें सरकार को देखिए, राष्ट्रपति वो सारे काम करता है जो सरकार कहती है, लेकिन सरकार हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य करती है। कोई भी कार्य करे, बाहर का कार्य हो, अंदर का कार्य हो, कुछ भी हो, राष्ट्रपति के नाम से ही कार्य करेगी। फिर है आपका तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है बाकायदा जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। फोर्थ है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद में 2 माह के अंतर्गत संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य। बिल्कुल सही बात है कि 2 महीने के अंदर आपको संसद से इसको पास कराना आवश्यक है। फिर है संसद की अनुमति मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल अनंत काल के लिए तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे वापस ना लिया जाए। ये एक पॉइंट है आपको जो कि आपको समझने पड़ेंगे, जो कि जैसे अब राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था कि उसमें भी आपका अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता था नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी थी, मतलब जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल जिसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट आपका जो है इमरजेंसी बोला जाता है, उसमें अनंत काल तक नहीं चल सकती थी। उसमें लिमिटेशन थी 3 साल की, और उसमें 1 साल बाद 2 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो 1 साल बाद ही आपके चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये संसद की अनुमति मिलने के बाद आपका जो है ये वित्तीय आपातकाल अनंत काल तक के लिए प्रभावी रहता है, और इसके लिए संसद की कोई पुनर्अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनर्मंजूरी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर संसद ने अनुमति दे दी तो वो अनंत काल के तक के लिए चलती रहेगी। फिर आपका वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव संसद में सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। अब यहां देख लीजिएगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए तो है विशेष, और फिर आपका जो है स्टेट इमरजेंसी या जिसे प्रेसिडेंट आपका इमरजेंसी बोलते हैं उसके लिए सामान्य। फिर आपका आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए भी सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, इसको याद रखना। फिर है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक घोषणा से वित्तीय आपातकाल वापस लिया जा सकता है। सिंपल, जैसे आपका जो है राष्ट्रपति शासन में होता है कि एक बार आपने बोल दिया कि हाँ आज से जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म, राष्ट्रपति ने बोल दिया तो वो हो गया वो। फिर है वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ते हैं। प्रभाव में देख लीजिए, किसी राज्य को वित्तीय संबंधी निर्देशों का पालन करने की जो है पालन करने का निर्देश देता है।
मतलब जो होता है, जो केंद्र जो होता है, केंद्र वो राज्य को ये निर्देश दे सकता है कि आपको अब अपने वित्तीय संबंध जो है, वित्तीय जो है इस तरीके से करने पड़ेंगे अब, ठीक है। तो मतलब एक तरह फाइनेंशियली क्रंच जो होता है हो जाता है, तो केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है राज्य सरकार को कि आपको इस तरीके से अब अपना जो है पूरा खाता वता सब इस तरीके से रखना है। फिर है राज्य की सेवा व केंद्र की सेवा में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधायिका द्वारा सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होंगे। मतलब पहले क्या होता है, नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि आपका जो धन विधेयक जो आता है वो क्या होता है, राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की जो विधानसभा होती है उनमें धन विधेयक आया, राज्यपाल ने उसको साइन किया और भाई राज्य अपने काम करता रहता है। लेकिन अब जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा तब क्या होगा, तब राज्य को कोई भी अगर पैसे के लिए कुछ भी अगर विधेयक लाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बाकायदा राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को भेजेगा उसे, ठीक है, राष्ट्रपति वहां से साइन करके भेजेगा, हाँ ठीक है, या फिर नहीं अभी पैसे के लिए थोड़ा सा आप रहने दीजिए धन विधेयक को। अब धन विधेयक है कोई भी वित्तीय विधेयक, ठीक है, मतलब धन से संबंधित या वित्त से संबंधित कोई विधेयक होगा, ठीक है, जो राज्य अपने स्टेट में स्टेट की असेंबली में जो पारित करेगा उसको राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन में कटौती होगी। ये पॉइंट कई बार रिपीटेशन हुआ है क्योंकि लोगों को लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस वजह से न्यायपालिका की कटौती नहीं हो सकती। नहीं, वित्तीय आपातकाल में उनकी भी कटौती हो सकती है। फिर है वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। मतलब जितने भी वित्तीय मामले होंगे उन सब में केंद्र का बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो नियंत्रण हो जाता है राज्य के सभी वित्तीय मामलों में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको डील करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वित्तीय आपातकाल के प्रभाव और यहां पर आपका खत्म होता है ये, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जो कि आपको पता होना चाहिए और जो मैंने इसमें बताया नहीं है, सब कुछ मैं इसमें करवा चुका हूं। आपातकाल आपका जो है खत्म होता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, ठीक। केंद्र राज्य संबंधों से मैं शुरू करूंगा, केंद्र राज्य संबंध होंगे, उसके बाद आपका जो है आपका अंतर्राज्यीय संबंध होंगे, ठीक। उसके बाद आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी अपना डाउट बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा, आपका सिलेबस टाइम से करवाया जाएगा। अभी पर्याप्त टाइम है, अच्छे से करिए सारी चीजें जिससे कि अपना सिलेक्शन को आप 100% दे पाएं। धन्यवाद।